नमस्कार दोस्तों, वेदई डिफेंस डायलॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, वेदई डिफेंस डायलॉग में हम डिफेंस के बारे में कुछ जानकारी आपको देंगे। मोटी मोटी जो भारत के डिफेंस में क्या परिवर्तन आया है, भारतीय सेना कौन से हथियार उपयोग कर रही है और भारत आत्मनिर्भर अभियान के तहत कौन से हथियार बना रहा है। दोस्तों, कल 28 मार्च को भारत ने अपने तेजस MK1 फाइटर जेट की पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। दोस्तों, इससे पहले आपको पता है भारत तेजस MK1 फाइटर जेट का उपयोग कर रहा है। ये दोस्तों ट्रेनर विमान के लिए उपयोग किया जाने वाला है, पर दोस्तों हम MiG-21 की जगह इस हल्के लड़ाकू विमान का उपयोग करेंगे। दोस्तों, कुछ टेक्नोलॉजी जो तेजस MK1 में नहीं थी, वो सारी टेक्नोलॉजी तेजस MK1A में है। मतलब पूर्ण रूप से 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है तेजस MK1। जिस प्रकार से हमने राफेल फाइटर जेट को खरीदा है, राफेल फाइटर जेट 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, उसी प्रकार से दोस्तों हमारा तेजस विमान भी 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ अंतर किए गए हैं। जैसे पहले हम तेजस 1 फाइटर जेट में इजराइल से खरीदे गए रेडार का उपयोग कर रहे थे, इसमें हम उत्तम ऐसे रेडार का उपयोग करेंगे। इसके अलावा इसमें एडवांस मिशन कंप्यूटर, उच्च क्षमता वाला डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, स्मार्ट मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, इसके अलावा इसमें दोस्तों स्कैनर एरे रेडार, उत्तम ऐसा रेडार जो मैंने आपको कहा है कि 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट में होगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर की वजह से इसको कोई जैम नहीं कर पाएगा और वारफेयर सूट होने की वजह से पूर्ण रूप से फाइटर जेट की सुरक्षा करेगा। इसके अलावा दोस्तों हम इस फाइटर जेट का एक्सपोर्ट वेरिएंट पूरा अलग होगा और जो हमारे लिए तेजस MK1 फाइटर बनाया जा रहा है HAL के द्वारा, दोस्तों इसके MK1 में बहुत रिफाइन किया गया है, फाइन किया गया है इनके पंखों को और बहुत ज़्यादा चिकना बनाया गया है ताकि पूर्ण रूप से स्टेल्थ रहे। इसके अलावा दोस्तों हमारे तेजस MK1 फाइटर जेट में कंपोजिट मटेरियल का उपयोग भी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, कंपोजिट मटेरियल के अलावा स्टेल्थ पेंट, ऐसा पेंट होता है जो राडार, दोस्तों राडार जैसे कहीं पर भी राडार लगा हुआ है चाइना का, हमारा फाइटर जेट इधर से आ रहा है तेजस, तो राडार हमेशा पता कर लेता है कि कोई फाइटर जेट आ रहा है, फिर वो अपने मिसाइल, जो भी मिसाइल सिस्टम होता है उसको अलर्ट कर देता है और फिर मिसाइल फायर होती है और फाइटर जेट को मार गिरा देती है। पर दोस्तों हमारा 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट एक प्रकार के 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरह काम करेगा, क्योंकि उसमें कंपोजिट मटेरियल और इसके अलावा उसमें ऐसा पेंट किया गया है, इस वजह से वो रडार में दिखाई नहीं देगा। तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि तेजस फाइटर जेट आकार में बहुत छोटा है, छोटा होने की वजह से भी रडार में इसकी आकृति बहुत कम नजर आएगी। आपने देखा होगा कि दोस्तों पुराने मिराज 2000 फाइटर जेट हो, जो भी यूरोपियन कंट्री ने फाइटर जेट बनाए या पुराने अमेरिका के फाइटर जेट हो, वो सारे तेजस के तरह हैं, मतलब त्रिभुजाकार आकार के हैं। इस प्रकार की आकृति क्यों बनाई जाती है अधिकतर फाइटर जेट में? उसका कारण है दोस्तों कि यह हवा को आसानी से काट लेता है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस प्रकार से होता है कि रडार में बहुत कम नजर आता है, इसलिए पाकिस्तानी हमेशा भारत के फाइटर जेट की मजाक उड़ाने में लगे होते हैं कि इसकी आकृति समोसा जैसी है। दोस्तों उन्हें मैं बता दूं कि इसकी एरोडायनेमिक इस प्रकार से रखी गई है, इस वजह से इसकी स्पीड 2200 किलोमीटर आवर प्रति घंटा है, मतलब सुपरसोनिक गति से ये उड़ान भरता है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान JF-73 में RD-33 इंजन का उपयोग किया जाता है। RD-33 इंजन में भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार जो चाइना ने कॉपी के रूप में RD-33 इंजन रशिया से खरीदा था और उसको कॉपी करके वो पाकिस्तान को देता है और वो इंजन दोस्तों धुआं छोड़ता है। हम दोस्तों MiG-29 फाइटर जेट, इसके अलावा हमने RD-33 इंजन का पूर्ण रूप से बना भी लिया है हमारे MiG-20 फाइटर जेट में, फिर भी दोस्तों उसकी टेक्नोलॉजी अभी भी हम वापस MiG-29 फाइटर जेट को अपग्रेड करने के लिए जो RD-33 इंजन है उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रशिया से की जाएगी। उसके बाद भारत RD-33 इंजन बनाएगा जो JF-70 में उपयोग किया जाता है। पर दोस्तों भारत पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी रशिया से लेगा
उसके अलावा भारत ये भी कह रहा है कि जो कंपोनेंट रशिया मतलब एक्सपोर्ट वेरिएंट हमेशा दोस्तों हल्का होता है, पर जो वेरिएंट कोई भी सेना या कोई भी कंपनी अपने देश के लिए बनाती है वो स्पेशल बनाती है। जैसे हम RD-33 इंजन बना रहे हैं, उसके जो दोस्तों मटेरियल और पार्ट्स होंगे वो इतने हेवी और क्वालिटी वाले होंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने सुखोई 30 फाइटर जेट के इंजन बनाया है और दोस्तों हमने कावेरी इंजन पर भी काम चल रहा है। इधर से दोस्तों हम अमेरिका से F-414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ बना रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए भी इंजन की आवश्यकता है, तो साफरान और रोल्स रॉयस से बात चल रही है, जो दोस्तों 100% टेक्नोलॉजी के साथ हमारे 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट के इंजन को बनाया जाएगा, जो 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के फाइटर जेट में उपयोग किया जाएगा। 40 फाइटर जेट M का हम 1/5 जनरेशन बनाएंगे। उसके अलावा जो दोस्तों सेकंड वर्जन होगा वो 6th जनरेशन का होगा। 6th जनरेशन बनाना इसलिए ज़रूरी हो जाएगा कि उसके बाद दोस्तों समय 6th जनरेशन फाइटर जेट का आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है जापान, इटली और इंग्लैंड मिलकर एक 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस और जर्मनी मिलकर एक 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं। रशिया अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है, चाइना बना रहा है और अमेरिका अपना NGAD नाग्ड 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। तो रहा भारत दोस्तों 2030 से 32 तक 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएगा, तो 2033 से 40 तक 6th जनरेशन फाइटर जेट पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे सफलतापूर्वक उड़ान पूरी कर ली है तेजस MK-1A फाइटर जेट ने, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों कोई भी देश तब आत्मनिर्भर होता है किसी भी चीज़ को बना ले, अगर वो हथियार दूसरों से खरीदता है तब वो आत्मनिर्भर नहीं होता है। जब वो हथियार की छोटी से छोटी चीज़ अपने देश में बनाने लग जाए तब वो देश मजबूत और ताकतवर होता है। क्योंकि दोस्तों देश ब्लैकमेल किस समय करते हैं भारत को? उस समय करते हैं जब युद्ध होता है, तब नखरे करते हैं हमारे पास पार्ट्स नहीं है, देरी हो जाएगी। जिस प्रकार से चाइना ने कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन मास्क के लिए दोस्तों उनकी रेट 4 गुनी कर दी थी, फिर भी हमने खरीदा क्योंकि उस समय हमारी ज़रूरत थी। पर दोस्तों भारत को गलवान घाटी के बाद एहसास हो गया है, इसलिए दोस्तों भारत गलवान घाटी के बाद हमारे डॉक्टर जयशंकर अभी चाइना ने जैसे ही कहा कि अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी गए और उसने कहा कि ये हमारा एरिया आप कैसे जा सकते हैं, तो डॉक्टर जयशंकर ने फिलीपींस को कह दिया कि आप तो तैयार हो, भारत आपके साथ है। तो चाइना ने रिक्वेस्ट की। दोस्तों ये होता है फॉर्मूला, चाबी इधर से दबाओ मोटर वहाँ चलने लग जाएगी। चाबी भारत ने फिलीपींस में दबाई, मोटर चाइना में चलने लग गई। चाइना ने बोला, आप देख लेना बयान, ये न्यूज़ में है, उसके ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है, यह कहा गया है कि भारत से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि दो देशों के बीच तीसरा देश ना आए और हमारे संप्रभुता की इज्जत करे भारत। क्यों भाई? जब तुम POK का मामला होता है पाकिस्तान का, तुम बीच में फुदक फुदक करते हो। गिलगित बल्तिस्तान का मामला होता है, फुदक फुदक करते हो। इसके बाद चाइना ने यह भी का जो दोस्तों खालिस्तानी है उनका सपोर्ट भी किया चाइना ने। और दोस्तों जो कनाडा भारत से दो हाथ करने की कर रहा था, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को समझ में आ गया है कि भारत से दुश्मनी ठीक नहीं है। इसलिए दोस्तों आज जस्टिन ट्रूडो ने भी बयान दिया है कि हम भारत के साथ मिलकर निज्जर के हत्यारे का पता लगाएंगे। भाई इतने दिन तो तुम कह रहे थे कि भारत ने ही निज्जर की हत्या करवाई है, अब तुम भारत के साथ मिलकर पता करोगे, ये अजीबोगरीब बात है। तो दोस्तों दम रखना पड़ता है। हमारे जो डिप्लोमेट हैं, हमारे जो नेता हैं, वो दोस्तों ईमानदार हैं, इस वजह से किसी भी देश से दब नहीं रहे। वरना क्या है कि मोइजू, जिस प्रकार से मालदीव का प्रधानमंत्री मोइजू है ना, चाइना से पैसे ले आया तो दोस्तों वो गो इंडिया गो करने लग गया, नारे लगा दिए। अब प्यास मर रहा है, चिकन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है। तो भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। श्रीलंका को भारत ने दोस्तों $4 बिलियन दिए। आज श्रीलंका ने वापस चाइना से दोस्ती कर ली और कहा हम्बनटोटा पोर्ट तो बहुत अच्छा मौका है। जबकि दोस्तों श्रीलंका की मदद करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के कहने पर अडानी ने हम्बनटोटा पोर्ट खरीदने के लिए कहा श्रीलंका को और उसका कर्जा उतारने के लिए कहा।
पर दोस्तों आज के ज़माने में मदद किसी को रास नहीं आती है। 4.5 बिलियन डॉलर जिसको दोस्तों हम पैसे में करें तो 35,000 40,000 करोड़ रुपए हो सकते हैं। वो दोस्तों हमने श्रीलंका को दिए, तेल दिए, खाना दिया, और उस श्रीलंका ने सिला क्या दिया। थोड़े दिन तो कहा कि चाइना की नाव नहीं आ सकती, और एकदम उसके प्रधानमंत्री को जैसे ही 35 मिलियन, कुल 35 मिलियन रुपए चाइना ने दिए और वो बिक गए। भारत दोस्तों पैसे देता है श्रीलंका के देशवासियों को, न कि नेता को, इसलिए नेता खुश नहीं होते हैं। और चाइना 35 मिलियन दिए, उसमें से 15 मिलियन उसको कहा कि तेरी जेब में रख दे और लंदन में बड़ा आलीशान मकान ले ले और मस्त रह तू। तो ये कारण है। इसलिए दोस्तों, और थोड़े दिन पहले नेपाल भी ऐसा ही था, पर अब नेपाल को सच्चाई पता चल गई और श्रीलंका ने भारत का जो साथ ठुकराया है और वापस चाइना की तरफ गया है। अब की बार श्रीलंका बैंकक्रप्ट होगा तो मुझे ये लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री को श्रीलंका की मदद नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, मालदीव के मोइजू की मदद भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अब अमेरिका की बात करते हैं। हमारे यहाँ केजरीवाल जी को सज़ा हो गई। दोस्तों केजरीवाल आए थे भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण उनको ईडी रख रही है। अब दोस्तों लोगों का कहना है कि ईडी ऐसे ही जानबूझ के परेशान कर रही है। दोस्तों नेता तो बहुत है, बिना कोई भी अगर गुनाह नहीं करता है आदमी तो उसको 5 मिनट भी दुनिया की कोई कोर्ट और कोई भी संस्था नहीं रख सकती, अगर वो ईमानदार है तो, ठीक है ना। उसको बाइज्जत बरी करना ही पड़ेगा। जैसे मोदी जी थे, गोधरा कांड में उनको फंसाया गया, कोशिश की गई, एनजीओ खड़े किए गए, बाहर से पैसे आए, पर वो ईमानदारी पे खड़े रहे, बाइज्जत बरी हो गए। अगर केजरीवाल ईमानदार है तो बाइज्जत बरी हो जाएगा, इसमें क्या टेंशन लेने की बात है। पर दोस्तों अमेरिका अपने बाइडन अपने ट्रंप के जेल में भेज देता है, ट्रंप के ऊपर कम से कम 15 से 20 केस लगा देता है जो बेबुनियाद है, और बाइडन के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि उसकी सरकार को बराक ओबामा चला रहा है। वो बराक ओबामा जिसको मुसलमान बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पर उसने 4 देश मुस्लिम कंट्री को बर्बाद कर दिया, इराक को, अफगानिस्तान को 50,000 बम ब्लास्ट करके उसने मासूमों की जान ले ली। जब एक ईरान खुलता खिलाता देश था उसको बर्बाद कर दिया, और उसको ग्लोबल पीस अवार्ड दिया गया बराक ओबामा को। अब दोस्तों हो ये रहा है कि भारत में जो वो अमेरिका में जॉर्ज सोरोस है, एक बिलियनियर है, उसने कहा है कि मैं मोदी जी को हटाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च करूंगा। अब क्या हो रहा है दोस्तों, चाइना की भी चाबी भारत ने तगड़ी भर रखी है और पाकिस्तान की भी भर रखी है। एक ये भी नुकसान हो रहा है एक वेस्टर्न कंट्री को, जिस प्रकार से जर्मनी ने भारत को परेशान किया जब भारत ने रशिया से तेल लिया, तो दोस्तों भारत ने किसी की नहीं सुनी। अब जब कल अमेरिका ने कहा कि केजरीवाल को भारत सज़ा दे रहा है, हम उस पर नज़र रख रहे हैं, ये बयान देते ही उसके डिप्लोमेट को बुला लिया भारत ने, वो मैडम को बोला, भाई मैडम आप कौन होते हो भारत के बीच में ये करने वाले। और उनसे ये सवाल भी किया गया, क्या आपकी जो बाइडन सरकार है वो ट्रंप को जेल भेज रही है, उनके ऊपर 15 से 20 केस लगा दिए, भारत ने कुछ बोला? आपके यहाँ कितनी डेमोक्रेसी है, भारत ने कुछ बोला? हमारे जो संस्थान हैं, हमारी जो कोर्ट है, उन पर हमारे को भरोसा है और वो न्याय करेंगे, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी हो, चाहे आम आदमी हो। आपको ज़्यादा बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया कि अमेरिका को भारत ने हड़का दिया, डांट दिया। तो दोस्तों ये डांट सुनकर कनाडा ऑटोमेटिक लाइन पे आ गया। ये डांट सुनकर चाइना रिक्वेस्ट करने लग गया, और ये डांट सुनकर पाकिस्तान बिल में छुप गया। ये क्यों छुपा? क्योंकि पाकिस्तान जिसको माई बाप समझता है चाइना को, वो भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है, और अमेरिका जिसको पाकिस्तान खुदा समझता है उसको भारत डांट रहा है।
तो पाकिस्तान को पता चल गया कि भारत की स्थिति क्या है। दोस्तों, आपसे अंत में मैं इजाज़त लेना चाहूँगा, उससे पहले एक बात कह दूँ कि आजकल जो ये पाकिस्तानी यूट्यूबर आए हैं नए नए, मैंने भी ये वीडियो इसलिए बनाना शुरू किया कि ताकि आपको जानकारी दे सके। आप खुद सोच कर देखिए, ये पाकिस्तान की ऐसी स्थिति है, इनको इनकी सेना ने लॉन्च किया, एक साथ लॉन्च किया था। आपको पता ही नहीं है, 2-3 साल पहले एक साथ इनको लॉन्च किया था। उससे पहले कोई यूट्यूबर नज़र नहीं आता था। पहले क्या इन्होंने मोदी जी की और भारत की बुराई की, तब इनको कोई नहीं देखते थे और गालियाँ पड़ने लगे। फिर धीरे धीरे इन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की, तारीफ करना शुरू कर दिए। अब सोच रहे हो कि आप कह रहे होंगे कि तारीफ करते इससे भारत को क्या नुकसान है। तो दोस्तों, नुकसान मैं बताता हूँ, आप सुनिए। ये क्या करते हैं कि जैसे भारत में कोई भी मामला हो गया, जैसे हिंदू ने मुस्लिम को मार दिया, तो उस मैटर को ये ज़्यादा उठाएंगे, उस पर ये 5 से 10 एपिसोड करेंगे। जैसे 5 यूट्यूबर हैं तो पांचों अलग अलग 5-5 बार एपिसोड करेंगे। तो उससे क्या है कि वो इंटरनेशनलाइज हो जाता है मुद्दा, मतलब आम मुद्दा। जैसे हिंदू का किसी ने गला काटा है, वो वीडियो ये नहीं बनाएंगे, उस पर ये 5-5 प्रोग्राम नहीं करेंगे। पर जब किसी हिंदू किसी मुस्लिम से लड़ जाएगा, या कोई दंगा हो जाएगा, या किसी को जेल में भी मर जाएगा मुख्तार अंसारी जैसा, तो उस मुद्दे को ये और अल जजीरा, आप देखना अल जजीरा और ये और पाकिस्तानी मीडिया एक साथ चलते हैं। इसको कहते हैं दोस्तों 5th जनरेशन वारफेयर प्रोपेगेंडा। दोस्तों, जब मैंने इन पाकिस्तानी यूट्यूबर के पुराने ट्वीट देखे, पुराने फेसबुक कमेंट देखे, तब मेरे होश उड़ गए। दोस्तों, आप आरजू काज़मी की बहुत इज्जत करते हैं, उसका एक ट्वीट मैंने देखा, उसने मोदी जी को अजगर बता रखा है कि मोदी जी एक अजगर हैं जो कश्मीर को हड़प कर गए, मोदी एक अजगर है। ये मेंटेलिटी है इनकी, और ये आजकल आके कहते हैं हम मोदी के फैन हैं। कैसे हो सकते हो आप फैन, जब आपको किसने बचपन से नफरत सिखाई हो, आप अचानक प्रेम हम उमड़ जाए। पाकिस्तान का ईगो लेवल देखो, ये यूट्यूबर क्या कहते हैं कि यार हम नहीं कह सकते हमारी नाक मोटी है, हमारी नाक नीचे, ट्रेड के लिए भारत हमारे से कहे, हम नहीं कह सकते। बंद हमने ज़रूर की है, पर हमारी इमेज ज़्यादा है, हमारी इज्जत ज़्यादा है, भारत की कोई नहीं है। भारत के बहुत हिंदू हमेशा भोले और मासूम होते हैं, इसी वजह से लोग फ़ायदा उठाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं, अरे दीदी वेरी गुड, ये वो बहुत अच्छा। आपको पता करना होगा ये 5th जनरेशन वारफेयर में अपना कौन है, पराया कौन है। मैं जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूँ, इन सभी यूट्यूबर में से देख लेना, एक आलिया है, वो सबसे अलग है, वो केवल न्यूज़ की बात करती है, न्यूज़ बताती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ताहिर गोरा साहब है, 1 नंबर आदमी है। तो इस प्रकार के आदमी को चुनो। हामिद बशानी साहब है, 1 नंबर आदमी है, ऐसे आदमी को चुनो। आप इस प्रकार के चीमा चीमी ये भारत के मुद्दे में, अब मैं आपको कहूँ कि इनकी क्या औकात, या आके YouTube चैनल पे हमारे किसी अफसर को आके कहते हैं कि भारत में ये हो रहा है, आप इसका जवाब दीजिए। और तुम होते कौन है, पहले तुम भिखारी देश अपना देख लो, तो भीख मांगने में नंबर 1। तुम इतने दोगले हो कि एक मुंह से तुम कहते हो कि भारत से ट्रेड करनी है, दूसरे मुंह से तुम आतंकवादी भेजते हो कश्मीर में, तीसरे मुंह से तुम पंजाब में ड्रोन के साथ ड्रग्स भेज देते हो, और चौथे में तुम खालिस्तानियों का सपोर्ट करते हो कि खालिस्तानी बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। तुम भारत को हमेशा बर्बाद करने के सपने देखते हो, गजवाए हिंद करना चाहते हो, हिंदुओं से इतनी नफरत है तुम में, और तुम भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हो। क्यों? मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान की स्थिति और भी खराब होने वाली है। दोस्तों, हमारे बॉर्डर को बड़े तारों से सील कर देना चाहिए, वरना आप सोच रहे हो कि इधर पाकिस्तान ये भिखारी सब अगर भारत में आ जाएंगे तो पूरा देश उसी तरह से हो जाएगा जैसे पाकिस्तान है। वरना हमारे देश को हमने जो मजबूत
ताकतवर और इतना एजुकेटेड बनाया है, सब धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए पाकिस्तान जैसे घटिया देश से जितना दूर रहे उतना ठीक है। दोस्तों, मैंने आपको डिफेंस के साथ साथ फॉरेन पॉलिसी और कुछ जानकारी जनरल भी आपको दे दी। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। और दोस्तों, अपने देश से जो प्यार करता है, जो अपने देश को दिल से प्यार करता है, उसको पता चल जाएगा कि देश विरोधी कौन है और देश प्रेमी कौन है। इसलिए पहचानना सीखो। दोस्तों, हमारे एक साइंटिस्ट है, उसको पाकिस्तान की एक थर्ड क्लास औरत ने फ़ोन पे बहका के उनसे ब्रह्मोस के डायग्राम ले लिए, ब्रह्मोस मिसाइल के। तो आप सोच के देखिए पाकिस्तान क्या करना चाहता है, किस हद तक गिर गया है। तो आप अपने आप को मजबूत रखें। अगर कोई भी पाकिस्तानी यूट्यूबर कोई भी आपको वीडियो करे और कहे कि आपका रेलवे का नज़ारा बता दो, मेट्रो रेल बता दो, कभी भी इस प्रकार की गलती मत करना। ये 5th जनरेशन वारफेयर है और आपको इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।